हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल बाबा पर। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988। तो 3 से 4 पार्ट के जो वीडियो बनेंगे उनमें ये कवर हो जाएगा। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें जो भी लीगल अपडेट्स या कोई भी लीगल वैकेंसीज आती हैं या कोई भी ट्रिक्स इस टाइप की एक्ट्स को याद करने के लिए हम वहाँ पर अपडेट करते रहते हैं, वहाँ पर हम पोस्ट करते रहते हैं। तो आप चाहें तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिगड़ कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988। हम इस एक्ट को, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाने वाला है, जैसे कि CBI एक्ट हो गया या हमारा MP ADPO हो गया, तो हम इसको MCQ बेस्ड पढ़ेंगे, जिससे हमारी तैयारी जो है MCQ जो किस तरीके से MCQ में पूछे जा सकते हैं वो हमें पता होने चाहिए, या कहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम इसको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है एक्ट नंबर 49 है। ये जो है एक्ट नंबर 49 है ऑफ 1988। तो हमें याद रखना है कि एक्ट नंबर 49 है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये कब फोर्स में आया, तो 9 सितंबर 1988 को ये फोर्स में आया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। तो हमें याद होना चाहिए कि एक्ट नंबर 49 है और ये 9 सितंबर 1988 को फोर्स में आया है। उसके बाद जो प्रिवेंशन करप्शन, इसमें आपको मैं पहले ही बता दूं कि अमेंडमेंट आया था प्रिवेंशन करप्शन एक्ट का 2018 में। तो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो कि ये कब फोर्स में आया, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 26/7/2018 को ये फोर्स में आया है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 26 जुलाई 2018 में ये जो है 2018 अमेंडमेंट जो है फोर्स में आया है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट है। तो उसके बाद चलिए चलते हैं चैप्टर 1 की ओर। चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी। इसमें बता दूं कि टोटल 5 चैप्टर्स हैं एंड 31 सेक्शंस हैं। तो चैप्टर 1 जो है, सबसे पहला सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंडेड के बारे में, कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988। ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया पर एंड अप्लाई करता है टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। तो सबसे पहले तो ये होल ऑफ इंडिया पे करता है। यहाँ पर एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हुआ करता था, बट 2019 में आप सभी को मालूम होगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019, वहां से इसको हटा दिया गया। अब ये भी एक प्रश्न बन सकता है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है ये कब फोर्स में आया था। तो आप इस डेट को बिल्कुल याद कर लीजिए या लिख लीजिए, 31 अक्टूबर 2019 को ये एक्ट फोर्स में आया था और उससे ये चीज़ ओमिट हुई है। सारे ऑलमोस्ट सारे एक्ट्स में ये ओमिट हो गया है कि एक्सेप्ट स्टेट एंड जम्मू कश्मीर हम पहले पढ़ा करते थे वो हट चुका है। तो ये हमें पता होना चाहिए। एंड ये अप्लाई करता है टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया के बाहर जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, अगर वो भी हैं तो उन पर भी ये एक्ट जो है लागू होता है। ओके, तो ये हमारा सेक्शन 1 था। हम चलते हैं सेक्शन 2 की ओर। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है। इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं कुछ, तो आइए एक एक करके हम रीड आउट करते हैं। 2 ये बात करता है इलेक्शन के बारे में। मीन्स एनी इलेक्शन बाय व्हाटएवर मीन्स हेल्ड अंडर एनी लॉ फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ एनी लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी और पब्लिक अथॉरिटी। तो इलेक्शन का मतलब है कोई भी ऐसा इलेक्शन, जैसे कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, लेजिस्लेचर का हो, लोकल अथॉरिटी का या फिर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी का इलेक्शन हो, जहां पर वो मेंबर्स को सिलेक्ट किया जा रहा है, चूज किया जा रहा है बाय इलेक्शन। तो वहां पर इसका मतलब इलेक्शन लिया गया है। 2AA जो है ये 2018 के अमेंडमेंट से आया है। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट एंड द एक्सप्रेशन प्रिस्क्राइब्ड शैल बी कंसीडर्ड अकॉर्डिंगली, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। उसके बाद 2B पब्लिक ड्यूटी की बात करता है। पब्लिक ड्यूटी मीन्स अ ड्यूटी इन द डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट, द पब्लिक और द कम्युनिटी एट लार्ज हैज एन इंटरेस्ट। मतलब जो ड्यूटी डिस्चार्ज करते वक्त उसमें स्टेट का, पब्लिक का या कम्युनिटी का एक अच्छी खासी मात्रा में इंटरेस्ट है, तो उसको यहाँ पर पब्लिक ड्यूटी कहा गया। मीन्स अ ड्यूटी इन डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट, द पब्लिक और द कम्युनिटी एट लार्ज हैज एन इंटरेस्ट। फिर इसमें एक्सप्लेनेशन बताया गया है कि इस क्लॉज में जो स्टेट यूज किया गया है वर्ड, उसका मतलब क्या है। तो इसमें बोला है कि स्टेट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन जो कि एस्टेब्लिश किया गया हो सेंट्रल प्रोविंशियल स्टेट एक्ट द्वारा, या फिर ऐसी कोई अथॉरिटी या बॉडी जो कि ओन्ड और कंट्रोल या फिर एडेड बाय गवर्नमेंट है, जो कि गवर्नमेंट उसको एड करता है, मदद करता है, और अ गवर्नमेंट कंपनी जो कि डिफाइंड है 617 ऑफ कंपनीज एक्ट में। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था जिसमें बताया गया कि स्टेट में क्या क्या इंक्लूड करता है। तो इसमें ऐसी बॉडीज भी इंक्लूडेड हैं जो कि ओन्ड और कंट्रोल्ड या फिर एडेड बाय गवर्नमेंट है, जिनको फंड करती है गवर्नमेंट।
उसके बाद चलते हैं 2C की, और 2C बात करता है पब्लिक सर्वेंट के बारे में। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि इसमें कैटेगरीज दी हुई हैं, पब्लिक सर्वेंट किस किस को माना गया है, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना रहेगा। तो पब्लिक सर्वेंट मीन्स सबसे पहला क्लॉज बात करता है 1 एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय द गवर्नमेंट बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। तो यहाँ बोला है कि ऐसा कोई पर्सन जो कि गवर्नमेंट सर्विस में है या फिर गवर्नमेंट से पे लेता है, ठीक है, या फिर रेम्यूनरेशन लेता है बाय द गवर्नमेंट बाय फीस और कमीशन। तो रेम्यूनरेशन ले रहा है, बट किस उससे ले रहा है, दो तरीके से ले रहा है, या तो बाय फीस या बाय कमीशन। किस चीज के लिए ले रहा है, पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माना गया है। सेकंड क्लॉज बात करता है एनी पर्सन इन दी सर्विस और पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, जो भी लोकल अथॉरिटी की सर्विस में है या फिर उनसे पे ले रहा है, उसको भी माना गया है। क्लॉज 3 बात करता है एनी पर्सन इन दी सर्विस और पे ऑफ अ कॉर्पोरेशन जो कि एस्टेब्लिश है सेंट्रल प्रोविंशियल स्टेट एक्ट द्वारा। अगर कोई ऐसी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश की गई है या फिर ऐसी कोई अथॉरिटी या बॉडी जो कि ओन्ड, कंट्रोल और एडेड बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कंपनी द्वारा, तो उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है कि ऐसा पर्सन जो कि इनकी सर्विसेज में है कॉर्पोरेशन की, या फिर इनसे पे रिसीव कर रहे हैं, जो कि सेंट्रल या स्टेट के अंदर बनाई गई है, या फिर उनके द्वारा ऐसी कोई बॉडी जो कि ओन्ड और कंट्रोल बाय देम है, तो उसको भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माना गया है। क्लॉज 4 बात करता है एनी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन। तो यहाँ पर समझिएगा कि इसमें जज बोला है कि जज को तो माना गया है पब्लिक सर्वेंट, और किसको माना गया है, इसमें इंक्लूड करता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि एम्पावर्ड है, जिसको पावर दी गई है लॉ द्वारा डिस्चार्ज करने के लिए, या तो खुद से या फिर एज अ मेंबर है वो किसी बॉडी का, तो उसको और वो क्या कर रहा है, वो कोई एडजुकेटरी फंक्शंस कर रहा है, ऐसे कोई डिसीजंस वगैरह ले रहा है तो उस बॉडी के बिहाफ में, तो भी उसको भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माना गया है। फिफ्थ क्लॉज बात करता है एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ड्यूटी इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर अपॉइंटेड बाय सच कोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई पर्सन जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा ऑथराइज्ड है परफॉर्म करने के लिए ऐसी कोई ड्यूटी, या फिर इन रिलेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अगर ऐसा कुछ वो कर रहा है तो उसको पब्लिक सर्वेंट माना गया। और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, इसमें लिक्विडेटर इंक्लूड है, रिसीवर इंक्लूड है, और कमिश्नर जो कि कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, 3 ये ऑप्शन दे देंगे, चौथा कोई अलग ऑप्शन दे देंगे, और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है पब्लिक सर्वेंट। तो हमें याद रखना है कि लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर जो है वो पब्लिक सर्वेंट है। उसके बाद क्लॉज 6 की ओर बढ़ते हैं एनी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज और मैटर हैज बीन रिफर्ड फॉर डिसीजन और कोर्ट और रिपोर्ट बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय अ कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। तो इसमें बोला है कि कोई आर्बिट्रेटर है उसको भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माना, या फिर कोई अदर पर्सन जिसको ऐसा कोई कॉज या मैटर जो है रिफर किया गया है, किस चीज के लिए रिफर किया गया है, डिसीजन के लिए, बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर कोई कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी है उसने उसको मैटर दिया गया है उसके डिसीजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में। तो याद रखिएगा कि आर्बिट्रेटर और ऐसे पर्सन जिनको कोई मैटर रिफर किया गया है डिसीजन के लिए, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं क्लॉज 7 की ओर। क्लॉज 7 बात करता है एनी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल, कंडक्ट और एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन। तो ऐसा कोई पर्सन जो कि होल्ड कर रहा है ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड, वो किस से कर रहा है, क्योंकि वो एम्पावर्ड है इस चीज के लिए, टू प्रिपेयर, पब्लिश और मेंटेन करने के लिए इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्टोरल रोल वगैरह, तो उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। क्लॉज 8 बात करता है एनी पर्सन टू होल्ड एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज ऑथराइज्ड और रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी पब्लिक ड्यूटी। तो ऐसा कोई पर्सन क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, क्योंकि वो कोई ऑफिस होल्ड करके रखा है इसलिए उसको ऑथराइज किया गया है परफॉर्म करने के लिए पब्लिक ड्यूटी, तो उसको भी इंक्लूड किया है। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट चलते हैं एनी पर्सन हु इज द प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और अदर ऑफिस बियरर ऑफ अ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि एंगेज है। तो यहाँ पर बोला है कि ऐसा कोई प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या कोई ऑफिस बियरर किस चीज का, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो कि एंगेज है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रेड से रिलेटेड, बैंकिंग, रिसीविंग और हैविंग रिसीविंग एनी फाइनेंशियल एड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई कॉर्पोरेशन जो इनके द्वारा एस्टेब्लिश की गई है सेंट्रल एक्ट में या स्टेट एक्ट में, या फिर उससे रिलेटेड वो एड कर रही है सेंट्रल या स्टेट उसको, कॉर्पोरेशन को। अगर ऐसा कुछ है तो ये भी पब्लिक सर्वेंट माने गए हैं। उसका नेक्स्ट चलते हैं क्लॉज 10 पे एनी पर्सन हु इज अ चेयरमैन, मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ एनी सर्विस, कमीशन और बोर्ड बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड
और अ मेंबर ऑफ एनी सिलेक्शन कमेटी अपॉइंटेड बाय सच कमीशन ऑफ बोर्ड ऑफ द कैंडिडेट। हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं एमपीपीएससी, ठीक है। तो एमपीपीएससी की जो कमीशन है, तो उनके जो चेयरमैन होंगे, मेंबर होंगे, एम्प्लॉय होंगे जो इस कमीशन के, उनको यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माना गया, या फिर कोई सिलेक्टिंग कमेटी उनके द्वारा अपॉइंट की गई है तो उनको भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं 11 क्लॉज 11, एनी पर्सन हु इज अ वाइस चांसलर और मेंबर ऑफ एनी गवर्निंग बॉडी, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी होती, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती, तो उसमें जो वाइस चांसलर होगा, कोई मेंबर होगा, प्रोफेसर होंगे, रीडर, लेक्चरर वगैरह, एम्प्लॉयज, टीचर, तो उनको भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्लॉज 12 की ओर, एनी पर्सन हु इज एन ऑफिस बियरर और एन एम्प्लॉय ऑफ एन एजुकेशनल, साइंटिफिक, सोशल, कल्चर और अदर इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जैसे कि सीबीएसई, एमटी बोर्ड हो गए, तो ऐसे कोई एजुकेशनल अगर इंस्टीट्यूशन है, कोई साइंटिफिक, सोशल ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन है, तो उनमें भी इनको पब्लिक सर्वेंट माना गया है। तो ये हमारा पूरा क्लॉज 2 था। 2 के अंदर जो भी डेफिनेशन का मेनली जो था यहाँ पर कि पब्लिक सर्वेंट किसको माना गया है, तो ये हमें याद होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है कि अगर कोई भी 3 उठा के दे दिया और 4th कोई अदर ऑप्शन दे दिया, तो हमें मालूम होना चाहिए कौन पब्लिक सर्वेंट है और कौन नहीं है। यहाँ से एमसीक्यू बनने के चांसेस काफी ज्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं 2D की और अनड्यू एडवांटेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100% यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, बिकॉज ये जो है ये अमेंडमेंट से आया है। अनड्यू एडवांटेज जो है ये 2018 के अमेंडमेंट से आया है और 2018 का अमेंडमेंट जो है वो 26/7/2018 से आया है। ये हमें याद होना चाहिए। डेट मैंने पहले ही बताई थी, एक बार वापस बता रहा हूँ, 26/7/2018। तो ये हमें याद बिल्कुल डेट हो जानी चाहिए। डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है कि 2018 का जो अमेंडमेंट है वो कब आया था इफेक्ट में। तो उसका नेक्स्ट बढ़ते हैं, अनड्यू एडवांटेज बताता है मींस एनी ग्रेटिफिकेशन व्हाट एवर अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन। तो बोला है कि अनड्यू एडवांटेज मतलब ऐसा कोई ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन। लीगल रेम्यूनरेशन में नाम से समझ में आ रहा है कि वो लीगल है, तो उसको हटा दिया गया है। यहाँ पर अनड्यू एडवांटेज लिया जा रहा है। ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है, रिवॉर्ड, रिकम्पेंस या फिर मॉनिटरी ग्रेटिफिकेशन दिया जा रहा है किसी काम को करने के लिए, तो इसका ग्रेटिफिकेशन मतलब। और आगे हम देखेंगे यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है कि किसको यहाँ पर क्या ग्रेटिफिकेशन माना गया है। एक्सप्लेनेशन बात करता है द वर्ड ग्रेटिफिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू पेक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन और टू ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेबल इन मनी। मतलब ग्रेटिफिकेशन सिर्फ पेक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन तक लिमिटेड नहीं है इन रिलेटेड टर्म्स ऑफ मनी, और टू ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेबल मनी, या जिसको आप गिन सकते हो, आप एक आकलन कर सकते हो मनी के फॉर्म में, सिर्फ वहीं तक इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा भी अगर कुछ होगा तो वो भी ग्रेटिफिकेशन माना जाएगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद बी वाला पॉइंट बात करता है द एक्सप्रेशन लीगल रेम्यूनरेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्ट टू रेम्यूनरेशन paid to a public servant but include all remuneration which is permitted by the government। तो लीगल रेम्यूनरेशन सिर्फ यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि रेम्यूनरेशन उसको एज अ पब्लिक सर्वेंट दी जा रही है, बट इंक्लूड करता है वो सारी रेम्यूनरेशन जो कि गवर्नमेंट द्वारा परमिट की गई है या फिर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा परमिट की गई है, जो कि वो रिसीव करता है सर्विसेज देकर, तो इसको भी लीगल रेम्यूनरेशन माना गया है यहाँ पर। तो ये हमारा डी था, अनड्यू एडवांटेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है, कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि अनड्यू एडवांटेज किस क्लॉज में दिया गया है, 2D-E-F-G। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 2D में अनड्यू एडवांटेज दिया है, तो आप इसको याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव सब क्लॉजेस आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है कि जो भी ऊपर हमने कैटेगरी देखी पब्लिक सर्वेंट की, तो जो भी पर्सन फॉल कर रहे हैं उस सब क्लॉजेस में, उस पब्लिक सर्वेंट के, तो वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट, गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया हो या ना किया हो, तब भी उनको पब्लिक सर्वेंट मानेगा अगर वो उन क्लॉजेस में फॉल कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अपॉइंट किया है चाहे नहीं किया हो, बट अगर रेम्यूनरेशन या फीस या कमीशन बेसिस पे भी वो कुछ काम करता है सरकार के लिए, तो उसको भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा अगर वो उन क्लॉजेस में फॉल कर रहा है तो। एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है वेयर द वर्ड पब्लिक सर्वेंट अकर दे शैल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट व्हाटएवर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन हिज राइट टू होल्ड द सिचुएशन। तो बोला है कि पब्लिक सर्वेंट जहां जहां भी आएगा तो इसको ऐसा समझा जाएगा कि जो पर्सन है वो एक्चुअल पोजीशन में है उस ऑफिस के एज अ पब्लिक सर्वेंट, भले ही से फिर उधर पे कोई लीगल डिफेक्ट क्यों ना हुआ हो, उस वो जब वो होल्ड कर रहा है उस ऑफिस को अपॉइंटमेंट में या किसी भी चीज में कोई लीगल डिफेक्ट ही क्यों ना हो, बट माना जाएगा कि वो उसे एज अ पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ये हमारा एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 था। हमारा जो डेफिनेशन क्लॉज है यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर, जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस की ओर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस। तो सेक्शन 3 बात करता है पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस। तो पावर किसके पास है स्पेशल जज को अपॉइंट करने का, तो यहाँ पर बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट
अपॉइंट एज मेनी एज स्पेशल जजेस एज मे बी नेसेसरी फॉर सच एरिया, जो भी स्पेसिफाइड करेगा नोटिफिकेशन में ट्राई करने के लिए कुछ फॉलोइंग ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। तो इसमें बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है अपॉइंट करने की, स्पेशल जजेस जितने चाहे उतने वो उस एरिया के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, जैसा उन्हें ठीक लगता है, जैसा उन्हें नेसेसरी लगता है। तो वो कैसे करेंगे, वो ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन देंगे ऑफिशियल गैजेट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कितने भी स्पेशल जज अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद बोला है कि वो ट्राई करेगा फॉलोइंग ऑफेंसेस। कौन से ऑफेंसेस, आइए देखते हैं। क्लॉज में बताया है कि एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के अंदर कोई भी ऑफेंस दिया है कि किसी को भी अगर इस एक्ट के अंदर ऑफेंस कहा है तो वो स्पेशल जज ट्राई कर सकता है। क्लॉज बी बात करता है एनी कॉन्स्पिरेसी टू कमिट और एनी अटेम्प्ट टू कमिट और एनी अबेटमेंट। अब ये तीन चीजें बिल्कुल आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट और अबेटमेंट। अगर ये तीन चीज कर रहा है रिलेटेड टू क्लॉज ए, क्लॉज ए में क्या बोला, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, तो कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल है इस एक्ट के अंदर, उससे रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी हो रही है, उससे रिलेटेड अटेम्प्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड अबेटमेंट हो रहा है, तो वो भी ट्राई कौन कर सकता है, स्पेशल जज ट्राई कर सकता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 बात करता है यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, कि यहाँ पर किसको स्पेशल जज की पोजीशन पर बिठाया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड for appointment as a special judge under this act unless he is or has been a session judge or an additional session judge or assistant। तो यहाँ पर बोला है कि जो स्पेशल जज होगा वो कौन होगा, वो या तो सेशन जज होगा, एडिशनल सेशन जज होगा, या फिर असिस्टेंट सेशन जज होगा अंडर दी CRPC। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट होता है, जो कि बात करता है पावर टू अपॉइंट स्पेशल जज के बारे में। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि सेक्शन 4 है हमारा। सेक्शन 4 बात करता है केसेस ट्राइबल बाय स्पेशल जजेस। तो यहाँ पर 4 का सबसेक्शन 1 बात करता है द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 शैल बी ट्राइड बाय स्पेशल जजेस ओनली। तो यहाँ पर बोला है कि 3 के 1 में जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर दिए हुए हैं वो कौन ट्राई करेगा उसको, तो स्पेशल जज ही ट्राई करेगा। ओनली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसका सबसेक्शन 2 बात करता है एवरी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 शैल बी ट्राइड बाय द स्पेशल जज for the area within which it was committed or as the case may be by the special judge appointed for the case or where there are more than one special judges for such area by one such of them as may be specified in this behalf by the central government। तो यहाँ पर बोला है कि जो भी ऑफेंस स्पेसिफाइड है 3 के 1 में कौन से ऑफेंसेस स्पेसिफाइड है जो कि इस एक्ट के अंदर कमिटेड है, तो बोला है कि वो ट्राई करेगा स्पेशल जज जिसके एरिया में वो ऑफेंस हुआ है, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर स्पेशल जज अपॉइंट किया गया है उस पर्टिकुलर केस के लिए तो वो अपॉइंट करेगा, या फिर अगर एक से ज्यादा स्पेशल जज है तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि किसको ये केस दिया जाता है और वो उस केस का संज्ञान लेगा, कॉग्निजेंस लेगा। सबसेक्शन 3 बात करता है व्हेन ट्राइंग एनी केस अ स्पेशल जज मे आल्सो ट्राई एनी ऑफेंस अदर देन एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3 विद व्हिच द एक्यूज्ड मे अंडर द CRPC बी चार्ज एट द सेम ट्रायल। अगर सेम ट्रायल में कोई और भी एक्ट के कोई ऑफेंसेस लगाए गए हैं, कोई और भी चार्जेस लगाए गए हैं उसके ऊपर, तो स्पेशल जज के पास पावर है कि वो वाले ऑफेंस भी ट्राई कर सकता है अदर देन जो कि स्पेसिफाइड है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में कौन से स्पेसिफाइड है, हमें याद रखना है कि जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर हुए हैं वो सेक्शन 3 में, तो बोला है अदर देन सेक्शन 3। सेक्शन 3 मतलब इस एक्ट के बाहर भी अगर कोई चार्जेस लगाए गए हैं उस व्यक्ति पर जिसका ट्रायल चल रहा है यहाँ पर, तो वो वाले भी जो स्पेशल जजेस है वो वाले भी ऑफेंसेस का सुनवाई कर सकता है, उनको भी देख सकता है, उनको भी ट्राई कर सकता है सेम ट्रायल में। ठीक है, ये सबसेक्शन 3 बोलता है। अब सबसेक्शन 4 की ओर चलते हैं। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन CRPC द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस शैल बी हेल्ड एज फार एज प्रैक्टिकल ऑन डे टू डे बेसिस एंड एन एफर्ट शैल बी मेड टू एंश्योर दैट द सेड ट्रायल इज कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइम लिमिट है, 100% चांसेस हैं इसका MCQ बनाना या इसका MCQ जो है बहुत ही आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो हमें याद रखना है कि इसमें बोला गया है ट्रायल है जो भी ऐसे ऑफेंस का जो हुआ है यहाँ पर, उसका ट्रायल जो है उसकी कोशिश की जाएगी कि वो डेली चले कोर्ट में, और ऐसे एफर्ट लगाए जाएंगे कि जो ट्रायल है उसको कंक्लूड कर दिया जाए विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years। तो जब से ये लगाया गया है उससे 2 साल के अंदर अंदर कंक्लूड कर देना है, ये टाइम लिमिट है, ये हमें याद रखना है। उसका प्रोविजो बात करता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द ट्रायल इज नॉट कंक्लूडेड विद इन द सेट पीरियड। अगर क्या होगा अगर 2 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो स्पेशल जज जो है वो रीजंस रिकॉर्ड कर लेगा किस कारणों से ये जो है 2 साल के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर इसमें बोला है कि तो फिर फर्दर टाइम जो दिया जाएगा तो वो कितना होगा या कितने टाइम में इसको एक्सटेंड करके करा जा सकता है। तो नेक्स्ट प्रोविजो बात करता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सेट पीरियड मे बी एक्सटेंडेड बाय सच फर्दर पीरियड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बट नॉट एक्सीडिंग 6 months एट अ टाइम। मतलब उसको एक्सटेंड किया जा सकता है बट एक बार में 6 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं। सो हाउएवर दैट
that the said period together with such extended period shall not exceed ordinarily 4 years in aggregate। अब बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको समझिएगा कि मेनली वैसे बोला है कि 2 साल में ख़त्म करना है, और अगर 2 साल में ख़त्म नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, वो रीजंस रिकॉर्ड करके उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकता है। बट कितना एक्सटेंड कर सकता है, एक बार में सिर्फ 6 महीने। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट लाइन बोली गई है कि मैक्स टू मैक्स 4 साल में तो करना ही होगा उनको। तो अगर 4 साल में यहाँ पर कंक्लूड करना होगा तो इन्होंने बोला है कि एक बार में आप 6 महीने बढ़ा सकते हो, तो 6 महीने ऐसे कर करके आप 4 बार बढ़ा सकते हो, तो वो 2 साल हो जाएंगे। और 2 साल पहले के तो कुल मिला के यहाँ पे बोला है टुगेदर एग्रीगेट जो है 4 साल होगा। तो मतलब 4 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा यहाँ पर। तो हमें ये याद रखना है कि एक बार में आप 6 महीने बढ़ा सकते हो, और 6 महीने कितनी बार बढ़ा सकते हो, 4 बार, तो वो 2 साल हो जाएगा। और 2 साल ऊपर का तो टोटल एग्रीगेट जो है वो 4 साल का होगा। यहाँ पर हमारा सेक्शन 4 कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप याद रखिएगा। सेक्शन 5 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं कि आप किस एक्ट पर और वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू सो मच।